डिस्कस कर रहे थे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो हमने एंटीरियर लोब की सीक्रेशंस को कंट्रोल करने वाले जो थे हाइपोथैलेमस, उसमें से जो सीक्रेशंस आ रही थी उसको डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम लास्ट में जो हम रुके थे वो रुके थे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन पे। तो याद रखना कि हाइपोथैलेमस से जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की जो सीक्रेशन आ रही होती है वो ज़्यादा या मोर इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से ज़्यादा कौन सी इफेक्टिव होती है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो हमारे पास रिलीज़ कराता है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, ठीक है, वो हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, जब अगर काम कर रहा होता है तो ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास ऐड करता है ऑन द ब्रेस्ट सेल्स के ऊपर ऐड करने के बाद ये क्या करता है कि जब हमारे पास है ना बेबी शक्लिंग वगैरह कर रहा होता है, और वी कैन से कि जब हमारे पास है ना ब्रेस्ट डेवलप हो रही होती है इन द प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसमें ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास ब्रेस्ट के सेल्स को इनलार्ज कराता है, उसकी माइटोसिस कराता है, उसकी सेल डिवीजन कराता है, ताकि ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इनलार्ज हो सके। ठीक है, अब वो कैसे कराता है कि प्रोलैक्टिन जो होता है ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास सेल रिसेप्टर्स सेल्स ऑफ ब्रेस्ट के ऊपर ऐड करेगा। उसके बाद ऐड करने के बाद ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास थ्रू द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास एमआरएनए की सिंथेसिस कराता है। थ्रू द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर ये हमारे पास क्या करता है, एमआरएनए की सिंथेसिस कराता है। एमआरएनए से ज़्यादा प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराएगा, ताकि हमारे पास है ना वो सेल का साइज़ भी इनलार्ज हो सके। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन करवाएगा, ताकि हमारे पास सेल डिवाइड हो सकें और ब्रेस्ट का साइज़ जो होता है वो इनलार्ज हो सके। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। नाउ अब हम जो है वो डिटेल्ड स्टडी ऑफ उसकी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की जो डिटेल स्ट्रक्चर है, लाइक डिटेल स्टडी है फॉर द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, याद रखना है कि जो हमारे पास जितने भी आपको मैंने जिक्र किए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या है ना जो भी डिफरेंट टारगेट ग्लैंड्स के ऊपर जो जाके ऐड कर रहे थे, वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर भी आएंगे। जैसे कि हम एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जिक्र करेंगे तो उसमें भी हम उसकी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फिर जब हम है ना थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी डिस्कस करेंगे। तो अब जितनी भी इसकी सीक्रेशंस थी, ये जो 5 टाइप की जो 5 सेल्स जो थे इसके, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 5 टाइप के सेल्स होते हैं। एक सोमेटोट्रोप्स जो कि हमारे पास क्या रिलीज़ कराएगा, ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद दूसरा होता है गोनेडोट्रोप्स जो कि हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा सेल होता है, वो होता है कॉर्टिकोट्रोप्स हमारे पास क्या रिलीज़ कराएगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वी कैन से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, उसके बाद हमारे पास होता है वी हैव गॉट थायरोट्रोप्स क्या करता है कि हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराता है। और जो पांचवा हमारे पास सेल होता है जो कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो पांचवा सेल हमारे पास कहलाता है लैक्टोट्रोप्स, और वो लैक्टोट्रोप्स हमारे पास क्या रिलीज़ कराता है, प्रोलैक्टिन। ठीक, तो ये हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का देखा कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 5 टाइप के सेल्स होते हैं। उन 5 टाइप के सेल्स के ऊपर हमारे पास जो 5 टाइप के हार्मोन्स आ रहे थे हाइपोथैलेमस से, वो ऐड करते हैं। जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास थायरोट्रोप्स के ऊपर ऐड करेगा, कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास कॉर्टिकोट्रोप्स के ऊपर ऐड करेगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास सोमेटोट्रोप्स के ऊपर ऐड करेगा, और फिर ये सेल्स अपनी सीक्रेशन निकालेंगे जिनका मैं आपको बता चुका। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सोमेटोट्रोप्स होते हैं एंड कॉर्टिकोट्रोप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स कौन होते हैं, सोमेटोट्रोप्स एंड कॉर्टिकोट्रोप्स। सोमेटोट्रोप्स हमारे पास याद रखना है कि ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये हमारे पास एसिडिक डाइस को स्टेन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होता है तो मोस्ट ऑफ इट जो होता है वो एसिडोफिलिक सेल्स के अंदर होता है और एसिडोफिलिक ट्यूमर होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सोमेटोट्रोप्स से जो रिलीज होने वाली सीक्रेशन है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्योंकि मेजर जो है वो है ही ये चीज़। मेजर हमारे पास जो है, जो हमारा मेजर हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो है ग्रोथ हार्मोन। अब अगर हम इस ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस को देखते हैं तो याद रखना कि ग्रोथ हार्मोन के हमें जो फंक्शंस देखने हैं वो देखने हैं ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। 3 जो हैं वो बेसिक जनरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें देखने हैं। उसके बाद फिर हम साइड फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के हमें किस किस के ऊपर फंक्शंस देखने हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। उसके बाद अब ये ग्रोथ हार्मोन है यानी कि ग्रोथ करवाता है, तो ग्रोथ
हार्मोन एक्शन ऑन बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, ये सारे हमें एक्शंस डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें ग्रोथ हार्मोन का एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना कि ग्रोथ हार्मोन का एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे ग्रोथ हार्मोन का क्या एक्शन होता है कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाना है, अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमारे पास कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो फैट सेल्स और एक हमारे पास हो सकता है स्केलेटल सेल्स एंड पेरिफेरल टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी के पेरिफेरल टिश्यूज़ और स्केलेटल मसल सेल्स वगैरह के अंदर, और दूसरा हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखते हैं इन लिवर के अंदर, ठीक है। एक हम कहाँ पे देखते हैं, लिवर के अंदर, और एक हम देखते हैं पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर या स्केलेटल टिश्यूज़ के अंदर। अगर हम स्केलेटल टिश्यूज़ के अंदर देखें तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी, हमें पता है कि यार हम लोग बचपन से ये पढ़ते हुए आते हैं कि ग्लूकोज को यूज़ करती है फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है ताकि एनर्जी मिले। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो है, ये चीज़ याद रखना, अब हम आफ्टर स्टडिंग द ग्रोथ हार्मोन हमें ये चीज़ समझ में आती है कि बॉडी जो है वो प्रेफरेंशियली, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है, इंपॉर्टेंस देती है फैटी एसिड को फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ी तो समझ में आया कि जो बॉडी के जो सेल्स हैं, पेरिफेरल सेल्स जो हैं, मसल सेल्स, पेरिफेरल सेल्स, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास फैटी एसिड को ज़्यादा फेवर करते हैं कि वो उनको यूटिलाइज़ करें और ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक। और हमारे पास वो इस वजह से, क्योंकि जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो होता है इट इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन द सेल। ग्लूकोज जो होता है वो हमारे पास सेल के अंदर एंटर होने नहीं दिया जाता, उसका मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का चक्कर होता है कि ग्लूकोज इतना ज़्यादा परमेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो फैटी एसिड होता है, क्योंकि फैटी एसिड जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से परमेबल हो जाता है। और हमें ग्लूकोज को परमेबल कराने के लिए हमें क्या होता है कि हमारे पास ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हों। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास कब आएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, कि जब इंसुलिन इसको प्रोमोट कराएगा कि भाई इंसुलिन आए, इंसुलिन हमारे पास इन सेल्स के ऊपर, जैसे मसल सेल्स के ऊपर ऐड करे और पेरिफेरल सेल्स के ऊपर ऐड करे, और फिर वो ऐड करने के बाद क्या करेगा कि जो सेल के अंदर ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको मेम्ब्रेन की तरफ लेकर आएगा, फिर हमारे पास ग्लूकोज यूज़ होगा फॉर ऑक्सीडेशन। वरना हमारे पास ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ नहीं होता, फैटी एसिड को ये लोग यूज़ करते हैं क्योंकि फैटी एसिड बहुत ज़्यादा परमेबल हो जाता है। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन नुकसानदेह, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। याद रखना, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि ये जो पेरिफेरल सेल्स जो होते हैं, पेरिफेरल सेल्स और मस्कुलर सेल्स, इनको कहता है कि तुम अब है ना ग्लूकोज को ज़्यादा इनटेक नहीं करो, ठीक है। इट डिक्रीजेज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये क्या कराता है, इट डिक्रीजेज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। फिर क्या कराएगा, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर ये कराएगा कि ये बोलेगा एडिपोज सेल्स को, एडिपोज सेल्स और फैट सेल्स को कहेगा कि तुम अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास है ना वो ट्राइग्लाइसराइड जो होते हैं, जो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड्स होती है, उसको हाइड्रोलाइज करो। तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम को तो ये एक्टिवेट कराएगा। तो ग्रोथ हार्मोन एडिपोज सेल्स के ऊपर जाके ऐड करता है, वहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है वो ऐड करेगा। मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम लोकेटेड होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड लाइपेज। तो ये लाइपेज को एक्टिवेट करा देता है, और वो लाइपेज क्या करेगा, वो लाइपेज हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड को तोड़ देगा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर। फिर फैटी एसिड्स हमारे पास ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ब्लड के अंदर आने के बाद हमारे पास मसल्स के सेल फैटी एसिड को यूज़ करेंगे, पेरिफेरल टिश्यूज़ के सेल फैटी एसिड्स को यूज़ कर देंगे फॉर द प्रोवाइडेशन ऑफ एनर्जी। और साथ साथ में हमारे पास यही फैटी एसिड जो है वो हमारे पास लिवर की तरफ जाएंगे, तो लिवर भी उनको क्या करेगा, यूज़ करेगा फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी, इनकी मेटाबॉलिज्म वगैरह करेगा। लेकिन एक नुकसान हो जाता है, एक नुकसान ये होता है कि चलो ये हमारे पास है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करा रहा है बाय डिक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है। ब्लड के अंदर इसने ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करा दिया बाय डिक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द पेरिफेरल सेल्स। पेरिफेरल सेल्स जब हमारे पास ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, किसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फैटी एसिड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन से एक नुकसान होता है, वो नुकसान क्या है कि जब हमारे पास सेल्स वगैरह, लिवर
वगैरह जब फैटी एसिड्स को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे तो जो इनकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स में एसीटोन आ जाता है, हमारे पास एसिटो एसिटिक एसिड आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो ये सारी कंसंट्रेशन बाय प्रोडक्ट्स से जब इनकी बनती हैं हमारे पास फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के बाद, तो वो हमारे पास ब्लड के अंदर आती हैं। ब्लड में आने के बाद हमारे पास एसिडोसिस करा देंगे, बहुत ज़्यादा एसिटो एसिड बनेगा हमारे पास, ठीक है, एसिटो एसिटेट हमारे पास बहुत ज़्यादा बनेगा फैट मेटाबॉलिज्म से, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनेगा। साथ साथ में हमारे पास लिवर क्या करता है, लिवर फैट मेटाबॉलिज्म करके एसिटो एसिटेट कोलेस्ट्रॉल, साथ साथ में अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फैटी एसिड आ जाता है और हमें अब ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए होती, लेकिन हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैटी एसिड आ जाता है, तो हमारे पास वो लिवर क्या करता है, लिवर उन फैटी एसिड को कन्वर्ट करवा देता है ट्राइग्लाइसराइड के अंदर और फिर उनको ब्लड के अंदर भेज देता है दोबारा। साथ साथ में उनको कन्वर्ट करा देता है फॉस्फोलिपिड के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर जाके एक्यूमुलेशन, फैट लिपिड एक्यूमुलेशन करा देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो है ना कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इंजर्ड हो जाएंगी, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। तो याद रखना कि एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या करा देता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह कराता है। क्यों करा देता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन ऑफ फैट कराता है, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, यानी कि हमारे पास फैट्स जो हैं वो हमारे पास टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो जाते हैं। मोबिलाइज होने के बाद वो ब्लड के अंदर आते हैं, फिर उनको यूटिलाइज करते हैं पेरिफेरल टिश्यूज़, मसल सेल्स, लिवर सेल्स, और उनकी मेटाबॉलिज्म से जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लाइक कोलेस्ट्रॉल बना, अगर हमारे पास एक्सेसिव फैटी एसिड लिवर के अंदर चले गए तो उनको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोलिपिड या ट्राइग्लाइसराइड के अंदर, वो फिर हमारे पास ब्लड के अंदर जाके आर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह कर देंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस में चले जाएगा। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैटी एसिड याद रख लेना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैटी एसिड जो होता है वो हमारे पास, जो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है और एक्सेसिव फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन करा रहा है तो वो हमारे लिए आर्थरोस्क्लेरोसिस का बाइस बन जाता है। वरना ये हमारे पास क्या करेगा, वरना ये हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाता है कि इट डिक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। ठीक, तो इसने क्या किया कि इसने हमारे पास ग्लूकोज की अपटेक को डिक्रीज़ करवा दिया। साथ साथ में ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, कि ग्रोथ हार्मोन लिवर को कहता है कि यार अभी ये जो मैंने तुम्हें एक्सेसिव अमाउंट में फैटी एसिड प्रोवाइड करवाएं उनको भी कन्वर्ट करके ग्लूकोज की प्रोडक्शन कराओ। तो हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो लिवर को क्या कहता है कि तुम ग्लूकोनियोजेनेसिस कराओ। ग्रोथ हार्मोन लिवर को क्या कहता है, तुम ग्लूकोनियोजेनेसिस कराओ फ्रॉम फैटी एसिड और फ्रॉम, हम डिस्कस करेंगे कि है ना अमाइनो एसिड वगैरह से भी ये हमारे पास क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रख लेना, बस आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि एक्सेसिव फैटी एसिड को भी ये या तो ये एक्सेसिव फैटी एसिड को कन्वर्ट करा देगा फॉस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल के अंदर, या तो ये कहेगा ग्रोथ हार्मोन कि तुम जो है इसको ग्लूकोज की प्रोडक्शन कराओ ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके। तो क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है कि ग्रोथ हार्मोन इज़ अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, यानी कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा देता है। इंसुलिन सेल्स के जो हमारे पास पेरिफेरल टिश्यूज़ वगैरह जो हैं उनको क्या कराएगा, उन सेल्स को कहेगा कि तुम अब इंसुलिन के रेजिस्टेंट हो जाओ, यानी कि इंसुलिन का एक्शन तुम्हारे ऊपर ना हो सके। अगर इंसुलिन का एक्शन होगा तो वो हमारे पास क्या कराएगा कि सेल्स को बोलेगा कि भाई तुम ग्लूट ट्रांसपोर्टर बनाओ, और फिर वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे, ग्लूकोज को लेंगे और फिर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कराएंगे। लेकिन ग्रोथ हार्मोन ऐसा होने नहीं देता। ग्रोथ हार्मोन बोलता है नहीं, मुझे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करानी है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज करवाता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या कहेगा, ग्रोथ हार्मोन बोलेगा नहीं, मुझे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवानी है। इस वजह से वो क्या करता है, वो हमारे पास सेल्स को बोलता है कि तुम इंसुलिन के रेजिस्टेंट हो जाओ। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि ग्रोथ हार्मोन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कैसे ऐड करता है कि इट इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट डिक्रीजेस इट्स यूटिलाइजेशन, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने क्यों इंक्रीज़ करवाया, हमने इस वजह से इंक्रीज़ कराया कि अगर पहली बात तो ये कि ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करवा रहा है वो क्यों करवाता है कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है
और फिर वो हमारे पास ग्लूकोज जो है, वो ग्लूकोज का अमाउंट जो है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ करवाता है। ठीक, उसके बाद अब हमने ये इंक्रीज़ क्यों करवाया, ये इंक्रीज़ इस वजह से भी करवाते हैं कि जो हमारा ब्रेन जो है, जो हमारा क्या चीज़, ब्रेन जो है, अब ब्रेन ऐसा वाहिद ऑर्गन है जो कि हमारे पास खाली ब्रेन नहीं, ब्रेन, रेटाइनल सेल्स और जर्मिनल सेल्स, ब्रेन, रेटाइनल सेल्स और जर्मिनल सेल्स, ये हमारे पास 3 ऐसे सेल्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास है ना, वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। वो लोग फैटी एसिड्स को यूटिलाइज़ नहीं करते, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। अगर हमारे पास खुदा न खास्ता ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है, ठीक है, अगर 20 या 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाता है, या हमारे पास 20 टू 50 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर आ जाता है, तो हमारे पास कोमा वगैरह हो जाता है। तो याद रख लेना कि ग्रोथ हार्मोन इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे पास है ना ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो फास्टिंग और है ना रैंडम लेवल होता है उस तक मेंटेन करके रखता है, ताकि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि ब्लड को न्यूट्रिशन वगैरह सही से मिल सके। तो ये हमने इफेक्ट देखा ग्रोथ हार्मोन का ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म पे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास लिपोलाइसिस कराता है, ये हमारे पास है ना लिपिड्स से हमारे पास मतलब लिपिड की वी कैन से के स्टोरेज को कम करवाता है और उसको प्रोमोट करवाता है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी पर्पस। अगर एक्सेसिव अमाउंट में लिपोलाइसिस करवा देगा बाय स्टिमुलेटिंग एडिपोज सेल्स लाइपेज, तो वो हमारे पास क्या करेगा कि एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी के अंदर फैटी एसिड आ जाएगा, वो फिर पेरिफेरल टिश्यूज़ और मसल सेल यूटिलाइज करेंगे, तो फिर बाय प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, तो हमारे पास ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो जाएगा, कीटोसिस हो जाएगा, कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाएंगी, एसिडोसिस हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा कि है ना कोलेस्ट्रॉल एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा फ्रॉम द लिवर, फिर वो है ना आर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह में काम कर देगा। ठीक, उसके बाद अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका एक्शन देखते हैं, तो याद रखना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसका एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो मसल सेल्स हो गए, पेरिफेरल सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, इनसे हमारे पास सेल के अंदर प्रोमोट करवाता है अपटेक। ठीक है, याद रखना इट प्रोमोट्स द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पे क्या करता है, ये प्रोमोट करवाता है अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड। याद रखना, घोल कर पी जाओ इस चीज़ को कि ये हमारे पास क्या कराता है, प्रोमोट्स द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द स्केलेटल सेल्स, मसल सेल्स, जहाँ के भी सेल्स हों उसमें ये हमारे पास अपटेक करवाता है अमाइनो एसिड को। और इसी जगह पे, इसी एक्शन पे, ये जो इसका अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड है फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से ज़्यादा अमाइनो एसिड को ये अपटेक करवा देता है इन द लिवर, इन द मसल सेल्स, पेरिफेरल सेल्स, लिवर सेल्स, सब में ये हमारे पास अपटेक को प्रमोट कराता है। ये जो एक्शन है इसका अपटेकिंग ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द ब्लड सेल्स एंड डिफरेंट एरियाज, ये एक्शन हमारे पास इंसुलिन के साथ रिजेंबल करता है। इंसुलिन भी हमारे पास हेल्प करवाता है फॉर द अपटेकिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द ब्लड। अगर इंसुलिन ना हो तो ग्रोथ हार्मोन का ये एक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों हेल्प करवाते हैं। अगर खाली इंसुलिन हो, ग्रोथ हार्मोन नहीं हो, तब भी हमारे पास अमाइनो एसिड की अपटेक नहीं हो सकती। अब अगर हम अपटेक करवाते हैं इन द मसल सेल्स, पेरिफेरल सेल्स, हार्ट सेल्स, डिफरेंट सेल्स, तो इस अपटेकिंग का फ़ायदा क्या होता है कि इस अपटेकिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम इन ये जो हमने अपटेकिंग कराई है, इससे हम क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कराते हैं प्रोटीन्स के अंदर। अमाइनो एसिड्स से हम क्या कन्वर्ट कराते हैं इनटू प्रोटीन्स। वी कैन से कि हम प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाते हैं। ठीक, ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाता है। इंसुलिन हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म कराता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, घोल कर पीनी है। प्रोटीन एनाबॉलिज्म ग्रोथ हार्मोन करवाता है और इंसुलिन, दोनों अगर नहीं, एक भी नहीं हुआ तो हमारे पास काम नहीं हो सकेगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद ये इट डिक्रीजेस द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ये चीज़ समझ में आई, इट डिक्रीजेस द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। ये हमारे पास प्रोटीन को कैटाबॉलाइज नहीं करेगा। और वी कैन से कि हमारे पास जो मसल सेल्स और जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं वो खाली किसको यूटिलाइज करेंगे एनर्जी के लिए, फैट सेल्स को, मतलब फैट सेल्स नहीं, सॉरी, फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करेंगे फॉर एनर्जी। ठीक है, दे विल स्पेयर प्रोटीन। ठीक है, दे विल स्पेयर प्रोटीन एंड ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज को भी स्पेयर कर देंगे, साइड कर देंगे कि ग्लूकोज को भी यूज़ नहीं करेंगे फॉर एनर्जी, और हमारे पास प्रोटीन को भी यूज़ नहीं करवाएंगे फॉर एनर्जी। खाली जो पेरिफेरल सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, बाय द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन दे विल ओनली टेक फैटी एसिड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी पर्पस। प्रोटीन्स को यूटिलाइज कर, अमाइनो एसिड्स को यूटिलाइज कराएंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लूकोज को यूटिलाइज कराएंगे फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये इन तीनों मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका एक्शन था। नेक्स्ट के अंदर अभी हम डिस्कस करते हैं किसका,
इसका एक्शन ऑन बोन ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन एक्शंस ऑन बोन्स एंड ग्रोथ। ठीक है, तो याद रखना कि ग्रोथ हार्मोन्स बोन्स के ऊपर क्या करता है कि बोन्स के ऊपर जाता है, बोन्स के ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास क्या करेगा कि ये हमारे पास बोन की ग्रोथ इंक्रीज़ कराता है। अब बोन ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ होती है, आपको ये मैकेनिज्म याद रखना है कि पहले हमारे पास क्या होता है कि पहले हमारे पास कार्टिलेजिनस मॉडल होता है, कार्टिलेजिनस मॉडल होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि एपिफाइसिस होती है। ठीक है, सबसे ऊपर हमारे पास एपिफाइसिस होता है, बीच में डायफाइसिस होता है और नीचे लोअर एस्पेक्ट पे भी हमारे पास एपिफाइसिस होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में हमारे पास क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है, और उस एरिया में हमारे पास क्या होती है, कार्टिलेजिनस प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं एपिफाइजियल कार्टिलेज। अब हमारे पास ग्रोथ अगर हमें करानी है, लेंथनिंग करानी है, लेंथनिंग, मेरी बात याद रखना, क्या चीज़, लेंथनिंग, लंबाई अगर हमें बोन की इंक्रीज़ करवानी है तो हमारे पास क्या होता है कि जो एपिफाइजियल कार्टिलेज जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास कंटिन्यूसली अपने अंदर से सेल्स दे रहा होता है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। याद रख लेना, याद रखना, आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ओवर ऑन द बोर्ड ऑल्सो। आप लोग याद रखना कि ये क्या करता है कि ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपने सेल्स देता है ताकि हमारे पास डायफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान में गैप जो मतलब जो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, एपिफाइसिस ऊपर की तरफ रहे, डायफाइसिस नीचे की तरफ रहे, और हमारे पास क्या हो कि ये हमारे पास सेल्स डालता रहता है ताकि हमारे पास है ना लेंथ जो है वो बोन की वो इंक्रीज होती रहे, एपिफाइसिस ऊपर की तरफ जाती रहे और डायफाइसिस नीचे की तरफ होती रहे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास अच्छा साथ साथ में ये क्या करेगा कि साथ साथ में ये हमारे पास बीच में ऑस्टियोब्लास्ट को बोलेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करो ताकि हमारे पास थिकनिंग भी हो सके। पेरिफेरल साइड पे क्या होता है कि हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, बोन को खा जाते हैं ना। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि जो एरिया बोन का खा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट उसको फिलअप कर देता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, जो एरिया ऑस्टियोक्लास्ट ने खा लिया है उसको फिलअप कर देता है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट को कहता है कि तुम थिकनिंग भी इंक्रीज़ करो। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथनिंग भी कराता है, थिकनिंग भी कराता है। तो जब हमारे पास है ना ये हमारी जो एडोलेंस या एडल्ट एज आ जाती है, जिस पे फिर हमारे पास उस एज पे क्या होता है कि एपिफाइसिस अब मोर हमारे पास है ना सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एपिफाइसिस जो एपिफाइजियल कार्टिलेज जो होता है वो हमारे पास फ्यूज़ हो जाता है, और फिर एपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में फ्यूज़ हो जाती है, फिर आपकी लेंथनिंग ऑफ द बोन नहीं होती। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, तो हमारी जो मैंडिबल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोट्यूडेड आगे की तरफ आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोट्यूडेड फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, उसमें एक अंकल की तस्वीर भी बनी हुई है गाइटन के अंदर, वो भी आप देखना कि अजीब सी इसकी जॉ जो है वो जो जॉ बोन जो है या मैंडिबल जो है वो अजीब सी आगे की तरफ आई हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है तो आईलिड वगैरह जो हमारी फेशियल बोन्स वगैरह अजीब सी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि इसका इफेक्ट कैसे है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये खाली बोन्स के ऊपर खुद ही एक्ट नहीं कर सकता, बोन्स के सेल के ऊपर ही खुद जाके एक्ट नहीं कर सकता। अब ये बोन्स के ऊपर जाके एक्ट कैसे करे, बोन्स के ऊपर ही जाके एक्ट ऐसे करेगा कि सबसे पहले जो बुक्स लिखती हैं, सबसे पहले ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन लिवर के पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा, बोलेगा भाई मुझे सोमेटोमेडिन सी दो। ठीक है, सोमेटोमेडिन क्या है, एक प्रोटीन है, वी कैन से एक हमारे पास अमाइनो एसिड्स का बना हुआ प्रोटीन होता है सोमेटोमेडिन। ठीक है, वो भी एक हार्मोन टाइप की नेचर का होता है। उसको बोलता है कि तुम सोमेटोमेडिन निकालो। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोमेटोमेडिन, लेकिन सॉरी 4 टाइप्स ऑफ सोमेटोमेडिन। अच्छा, ये चीज़ भी कॉन्ट्राडिक्ट है कि चैटर्जी में लिखा है देयर आर 2 टाइप्स और सत्या में लिखा है, अपनी गाइटन में लिखा है देयर आर 4 टाइप्स, बट ओनली सोमेटोमेडिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमारे पास सोमेटोमेडिन सी को बोलेगा कि भाई लिवर सेल्स के पास गया, लिवर सेल्स को बोलेगा कि अब तुम सोमेटोमेडिन सी रिलीज़ कराओ। तो सोमेटोमेडिन सी क्या करता है, सोमेटोमेडिन सी और ग्रोथ हार्मोन, अच्छा सोमेटोमेडिन सी और ग्रोथ हार्मोन दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं कि दोनों के दोनों हमारे पास ट्रैवल करते हैं बाय अ प्रोटीन बाउंड टू देम। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोमेडिन सी दोनों ट्रैवल करते हैं बाय अ प्रोटीन बाउंड टू देम। अब ये हमारे पास दोनों चले ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन की बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है, बड़ी शॉर्ट, बहुत कम हाफ लाइफ होती है। ठीक है, याद रख लेना, ग्रोथ हार्मोन की बहुत कम हाफ लाइफ होती है, इट डिग्रेड्स वेरी क्विकली अर्ली। लेकिन सोमेटोमेडिन सी जो होता है इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द प्रोटीन जिसके साथ ये बाउंड होकर चल रहा होता है, तो वो हमारे पास काफ़ी देर से है ना डिके होता है या डिले मतलब टूटता बहुत देर से। तो ये हमारे पास क्या कर सकता है कि हमारे पास प्रोलॉन्ग है ना बोन की ग्रोथ, बोन की एक्शन वगैरह करवा सकता है। तो गाइटन साहब ने एक लाइन एक और लिखी हुई थी, वो ये लिखी हुई थी
क्या अगर हम खाली ग्रोथ हार्मोन दें और सोमेटोमेटिन सी ना दें तो हमारे पास ग्रोथ हो सकती है? तो उसने बोला कि अजीब सा ये वाक़या हुआ कि उसने ग्रोथ हार्मोन दिया डायरेक्ट कार्टिलेज, हमारी जो एपिफेजियल कार्टिलेज है उसकी तरफ दे दिया, तो उससे ग्रोथ हो गई। तो उस गाइटन साहब ने फिर लिखा कि यार ये प्रोबेबली इस वजह से हो सकता है कि इसके अंदर पहले ही जब ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन वगैरह हुई भी होगी तो वो पहले ही बहुत सारे सोमेटोमेटिन सी जो है ना वो बोन्स के अंदर ला के स्टोर कर दिए होंगे, जो कि अपना काम कर रहे थे। इसी वजह से अगर हमने खाली ग्रोथ हार्मोन दिया, सोमेटोमेटिन सी नहीं दिया, तो उसने अपना एक्शन कर लिया। मतलब अजीब सी बात हो गई ना कि पहले कहता है कि सोमेटोमेटिन सी के बगैर वो काम कर नहीं सकता, लेकिन फिर अगर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने काम कर दिया तो कह दिया कि पहले से स्टोर था। मतलब अजीब, समझ में नहीं आती इनकी लॉजिक मुझे। तो खैर हमें तो पढ़ना था तो हमने ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब इसकी रेगुलेशन वही है कि भाई अगर ब्लड के अंदर है ना ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होने लगी तो ये हमारे पास है ना मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कराएगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके ऊपर सोमेटोट्रोप्स के ऊपर ये रिलीजिंग हार्मोन ऐड करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा और फिर अपना जो काम है वो करवा देगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज और स्टारवेशन से हमारे पास मसल्स के प्रोटीन डिग्रेड हो जाते हैं। स्टारवेशन हो गई, भूख लगी है यार, आपने गुर्बत, मतलब बड़ी गुर्बत है, आपने रोज़ा वोज़ा रखा हुआ है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डिक्रीज़ हो रहा है, स्टारवेशन भी हो रही है। तो उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा ताकि फैटी एसिड ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हों, ब्लड में से अमाइनो एसिड जितने भी हों वो सारे यूटिलाइज हो जाएं बाय द पेरिफेरल सेल्स ताकि वो प्रोटीन फॉर्मेशन कराएं। ठीक है, तो स्टारवेशन की कंडीशन भी समझ में आ गई, एक्सरसाइज की कंडीशन भी समझ में आ गई, लो ब्लड ग्लूकोज भी समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एक्साइटमेंट वगैरह। ठीक है, एक्साइटमेंट, ट्रॉमा, इन सब के अंदर भी हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसकी रेगुलेशन भी मैंने आपको तकरीबन सारा बता दिया। अब ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और हाइपोथैलेमिक जो इनहिबिटरी हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारे पास क्या होता है कि हम हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर जब न्यूरो एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे तो उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत सारे उसके अंदर न्यूक्लियसेस वगैरह होते हैं। तो पर्टिकुलरली खाली रिलीजिंग हार्मोन का वो हमारे पास लोकेशन दी है कि हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, वहाँ पे ये एक्साइटमेंट जब पहुँचेगी या स्टिमुलेशन पहुँचेगी कि भाई अब आपको काम करना है कि रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करवाना है, तो वो खाली वेंट्रोमीडियल जो न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की चेंजिंग आ रही है या डिफरेंट चेंजिंग आ रही है जिसकी वजह से रिलीजिंग हार्मोन निकलवाना है तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा। इनहिबिटरी हार्मोन के लिए कोई न्यूक्लियस वगैरह की, पर्टिकुलर न्यूक्लियस वगैरह की जो है वो लोकेशन स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है। लेकिन बट होगा क्या कि इधर से वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से स्टिमुलेशन जाएगी बाय द नर्व एंडिंग टुवर्ड्स द मीडियन एमिनेंस। मीडियन एमिनेंस क्या कराएगा? फिर हमारे पास वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कराएगा इन द हाइपोपोर्टल ब्लड वेजल्स। फिर वो ब्लड वेजल्स हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे और वो जो सेल्स होंगे उनको स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो रिलीज़ करवाएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन, दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने पूरा सब डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि व्हाट आर द क्लिनिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद द ग्रोथ हार्मोन एक्सेस एंड ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। तो याद रखना कि अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म देखा जाए तो, अगर हम लॉन्ग टर्म देखेंगे, अगर बॉडी में किसी एक चीज़ की लॉन्ग टर्म जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है तो वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी? दैट विल इलिसिट ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो वो है प्रोटीन्स। अगर हमारे पास मसल सेल्स वगैरह के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो रही है या हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में लाइक हार्ट में, ब्लड वो उसमें मसल सेल्स में, टिश्यू सेल्स में अगर हमारे पास प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। सो वो क्या करेगा? वो हमारे पास कन्वर्ट कराएगा एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स को, या वी कैन से प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह को, कि वो हमारे पास कन्वर्ट होकर अमाइनो एसिड्स में आ जाएं और वो अमाइनो एसिड्स फिर जो पेरिफेरल टिश्यूज़ वगैरह जो हैं, मसल सेल्स वगैरह जो हैं, वो यूटिलाइज़ करके, उनको यूटिलाइज़ करने के बाद वो प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो लॉन्ग टर्म में याद रखना कि लॉन्ग टर्म प्रोटीन्स के लिए, शॉर्ट टर्म क्विकली अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन राइज हो रही है तो समझ जाना कि ब्लड ग्लूकोज कम हुआ है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कम होगा शॉर्टली तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन राइज अप हो जाएगा। ठीक, अगर हम आप क्लिनिकल कंडीशंस को देखें तो हमारे पास पहली कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म ये हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास है ना
जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह हो जाए, जिसमें हमारे पास क्या हो कि इसमें हमारे पास ये होता है कि एसिडोफिलिक ट्यूमर हो जाए, क्रोमोफोब्स ट्यूमर वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन ना कर सके, ठीक है। इस जिसकी वजह से हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन ना कर सके। अगर सिक्रीशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, फिर हमारे पास क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, प्रोटीन्स की कमी होगी, ठीक है। टिश्यू सेल्स वगैरह के अंदर, मसल सेल्स वगैरह के अंदर प्रोटीन्स कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ओवर वेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल फंक्शन के लिए वो भी काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमें पता है कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ कराते हैं, जिसमें FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाते हैं। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास ये सेक्स हार्मोन भी रिलीज़ नहीं होंगे और फिर हमारे पास सेक्सुअल फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है कि अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन एडल्ट्स के अंदर, अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर कम हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगी, उनमें ग्रोथ नहीं होगी, वो लोग छोटे कद के रह जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये ड्वार्फिज्म एसोसिएटेड है विद द पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी कि अगर हमारे पास पूरी ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन रिलीज़ नहीं हो रही, जिसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी आ जाते हैं और डिफरेंट हार्मोन्स भी आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ड्वार्फिज्म सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होगा, यानी कि ड्वार्फिज्म के अंदर सेक्सुअल फंक्शन भी नहीं होंगे अगर ये हमारे पास एसोसिएटेड है विद द पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। लेकिन अगर खाली हमारे पास इसमें ये मसला है कि ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है, तो याद रख लेना कि ये हमारे पास सेक्सुअल फंक्शन के कैपेबल तो होंगे, लेकिन हमारे पास इनकी हाइट ही छोटी होगी, बस, और कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम, अच्छा ये चीज़ याद रखना बेटा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्वार्फिज्म और क्रेटिनिज्म हमारे पास क्या होता है कि एक क्लिनिकल कंडीशन होती है एसोसिएटेड विद द डिक्रीज थायराइड हार्मोन कंसंट्रेशन। थायराइड हार्मोन अभी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट के अंदर। अगर हमारे पास क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन लाजमी होती है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BCQ पॉइंट कि हमारे पास क्रेटिनिज्म के अंदर मेंटल रिटार्डेशन लाजमी होगी, ठीक है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का मेंटल नर्वस एक्शन भी होता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी एक्शन होता है थायराइड हार्मोन का। लेकिन इस ग्रोथ हार्मोन का देयर इज़ नो एनी एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। सो हमारे पास क्या होगा कि बच्चा कद का छोटा होगा, बोना होगा, लेकिन है ना वो नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल नहीं होगा, मेंटली नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन क्रेटिनिज्म के अंदर वो मेंटली भी एबनॉर्मल होता है। क्रेटिनिज्म में साइज़ भी छोटा होता है, बोना भी होता है, लेकिन वो मेंटली भी एबनॉर्मल होता है। लेकिन ड्वार्फिज्म में मेंटली नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके सेक्सुअल फंक्शन भी एक्यूरेट होंगे ड्वार्फिज्म वाले के, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसको ट्रीट कैसे करवाए जाएं, तो पहले ये होता था कि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमन का लगता था, तो और है ना जो उससे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ वगैरह उनका लगता था, तो ये बड़ा मुश्किल महंगा ट्रीटमेंट था। तो अब हम गरीब आवाम में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ कि फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैक्टीरिया के अंदर हमने उसकी जीन लगा दी ग्रोथ हार्मोन की, तो वो बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो उससे बहुत सारे हमारे पास है ना ये ग्रोथ हार्मोन आ गया, और फिर हम उसका ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो बच्चों को लगा देते हैं जिनमें जो ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिनका ड्वार्फिज्म होती है, तो ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो है गाइगेंटिज्म, ठीक है। ये गाइगेंटिज्म में क्या होता है कि बच्चों की लेंथ जो है, हाइट जो है वो 8 फीट 7 फीट इतनी हो जाती है, ठीक है। 7 फीट तो चलो फिर भी नॉर्मल है, 8 फीट किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो गाइगेंटिज्म 8 फीट हाइट एसोसिएटेड होती है विद द एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन में होता है, इसमें होता है ये कि हमारे पास है ना जो बोन्स जो होती हैं वो एक्सट्रीमली इनलार्ज हुई होती हैं। बोन्स क्या होती हैं हमारे पास, एक्सट्रीमली इनलार्ज होती हैं। पेशेंट मतलब जिस बंदे के अंदर एक गाइगेंटिज्म होगा उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसमें ट्राइग्लिसराइड की जो मतलब वो मेटाबॉलिक फैटी एसिड के मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हुए होंगे, उसको हार्ट डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस होंगे। उसका वेट कम होगा, लेकिन हार्ट डिजीज़ के चांसेस क्यों है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ साथ में उसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिक रहेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव एबनॉर्मली तौर पर एक्सेसिव रिलीज होती है, जिसका काम ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना है। तो पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया रहेगा, उसके अंदर हार्ट
हार्ट डिजीज़ के, कोरोनरी आर्टरी के डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें एक्रोमेगैली, इट इज़ अगर हमारे पास एसिडोफिलिक ट्यूमर, एसिडोफिलिक कहते हैं कि हमारे सोमेटोट्रोफ सेल्स के हैं, एसिडोफिलिक हैं, अगर उसमें ट्यूमर हो जाए और वो हमारे पास एबनॉर्मली तौर पे एक्सेसिव अमाउंट के अंदर है ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करा है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हमारे पास अब चूँकि एडल्ट के अंदर एपिफाइजल प्लेट फ्यूज़ हो चुकी है, तो उसके अंदर बोन लेंथ नहीं करेगा, वो हमारे पास बोन थिकन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हाथ अजीब से ना, हमारे पास मोटे मोटे हाथ होंगे, स्किन भद्दी सी होगी। ठीक है, बाकी बोन्स भी जो है वो एक्सट्रीमली थिक होंगी, जॉ जो है वो एक्सट्रीमली थिन होगा। फोरहेड, जी याद रखना, स्लैंटिंग ऑफ फोरहेड। ठीक है, फोरहेड जो है वो स्लैंटिंग हुआ होगा। ऑर्बिटल रिजेस जो होंगी वो अजीब सी थिकन हुई होंगी। ठीक है, तो उसमें गाइटन में एक चाचे की तस्वीर बनी हुई है, वो देख लेना। ठीक है, वो याद से देखना, क्योंकि वो है ना, वो बहुत ये स्लैंटिंग ऑफ, ये जो अजीब से है ना वर्ड फोरहेड स्लैंट, ये तो BCQs में आता है, ये वर्ड आप लोग को याद रखना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि काइफोसिस इसके साथ एसोसिएटेड होती है, यानी कि आउटवर्ड कर्विंग ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। अगर हम वर्टेब्रल कॉलम को देखते हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं, थोरेसिक होती हैं, लंबर होती हैं, सैक्रल होती हैं, तो थोरेसिक वाली आउटवर्ड हुई होती हैं, तो उसकी जो कमर जो होती है ना, मतलब जो वर्टेब्रल कॉलम, शायद आपने कावर्डी करेज देखा हो, तो उसमें एक एपिसोड आता था, उसमें एक चाचा होता था, बिल्कुल उसकी कमर जो है ना वो बो हुई होती थी, तो वो उसकी बोर्ड हम कह सकते हैं कि बो वर्टेब्रल कॉलम हमारे पास बना हुआ होता है बंदे का, मतलब पूरा वो झुका हुआ होता है ना, तो इस तरीके की पोजीशन होती है काइफोसिस के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि और क्या चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर पॉसिबल रोल ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, अब बुढ़ापे में जाके ना आपके पास ग्रोथ हार्मोन कमी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बस ये याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास जब ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एजिंग होना शुरू हो जाएगी। जब ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारे पास कम होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि एजिंग मतलब आपके ऊपर बुढ़ापे के सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपके अंदर फैट एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, आपके हाथों के जो बोन्स की स्ट्रेंथ है, बोन्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, मसल्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको क्या हो जाता है, आपके पास एक है ना कार्पल टनल सिंड्रोम टाइप की जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है कि जॉइंट्स के अंदर वीकनेस ऑफ जॉइंट एट द कार्पल। ठीक है, कार्पल्स बोन की तरफ हमारे पास क्या होता है कि एक है ना हाथ का कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास नर्व जो होती है, जो यहाँ से जारी होती है मीडियन नर्व, वो कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू द मसल्स। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द मसल्स, हमारे पास जॉइंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हैंड के जॉइंट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द बोन्स, वीकनिंग ऑफ द मसल्स। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स।